नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि होम लोन लेना अभी के टाइम में क्यों लाभदायक है और अगर टेक ओवर करवाना है होम लोन वो कैसे करवाएं और उसमें किस किस बातों का ध्यान रखें। तीसरा हम डिस्कशन करेंगे कैसे आप अपनी ईएमआई या इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं और चौथा हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। आज हम जानेंगे होम लोन के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू कि होम लोन होता क्या है, ये किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, कौन से बैंक सही हैं आपके लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन देना शुरू करूंगा वैसे वैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मैं क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं रख रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन आपको देता जाऊंगा, उसी में से आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे और अगर कहीं मुझे लगा तो हमें बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं टॉपिक पे कि होम लोन होता क्या है। होम लोन जनरली घर खरीदने के लिए लेते हैं। अब चाहे आप घर खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या फिर आप घर का रिपेयर रिनोवेशन करवा रहे हैं, कोई मेजर उसमें ब्रेकडाउन हो गया उसको रिपेयर रिनोवेशन करवा रहे हैं, या फिर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं जमीन का और उसके ऊपर घर बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें होम लोन के अंदर काउंट होंगे। अब आप बोलोगे कि मैं प्लॉट आज खरीदा और इस पे कंस्ट्रक्शन में 4 साल बाद करूंगा, तो नहीं, ये फिर होम लोन के अंदर काउंट नहीं होगा। आपको मैं जनरली बोल रहा हूं, हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग नियम होता है। तो जनरली 3 साल के अंदर आपको अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेनी है और 6 मंथ के अंदर एटलीस्ट आपको इनिशिएट कर देना है जो कंस्ट्रक्शन का काम है। अब दोस्तों आप ये पूछेंगे कि नहीं, मेरा जो है 3 साल के बाद अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको होम लोन तो बोलेंगे, लेकिन उस पर रेट ज्यादा लग जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई रहती है। अब आप बोलोगे मेरे पहले से 4 घर हैं और मैं फिर से एक नया घर लेने जा रहा हूं अपने नाम से, तो इसको भी हाउसिंग लोन नहीं बोलेंगे। हाउसिंग लोन लेने के लिए आपको एग्जिस्टिंग 2 से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा घर हैं तो वो हाउसिंग लोन तो होगा, लेकिन आपको रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो रेट आपको सीआरई का मिलेगा। सीआरई मीन्स कमर्शियल रियल एस्टेट। अब ये क्या होती है कमर्शियल रियल एस्टेट, नॉन कमर्शियल रियल एस्टेट, आइए इसके बारे में जानते हैं। बिल्डर हो गए, ये क्या हो गए कमर्शियल रियल एस्टेट हो गई, क्योंकि वो क्या करते हैं बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं और उस फ्लैट को बेचते हैं, तो इसे कमर्शियल रियल एस्टेट बोलते हैं। इसी का उल्टा होता है नॉन कमर्शियल रियल एस्टेट। नाम से ही पता चलेगा जो कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं है उसको नॉन कमर्शियल रियल एस्टेट बोलते हैं। अब बोलोगे यार मैं आम जनता हूं, मुझे क्या सीआरई नॉन सीआरई से क्या मतलब है। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो सिंपल लैंग्वेज में यह है कि सीआरई में लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होता है और नॉन सीआरई में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है। जनरली जो हाउसिंग लोन होते हैं वो नॉन सीआरई वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर ले रहे हो, आप एक घर ले रहे हो और फ्लैट खरीद रहे हो, पहला घर है, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। लेकिन यही आपके 4 घर हो जाए, 5वां घर आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं शो करता है कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे, तो इसीलिए वो सीआरई हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूल करती है। तो अब कौन अप्लाई कर सकता है हाउसिंग लोन के लिए, तो देखिए जो इंडिविजुअल है, अपने जैसे मान लीजिए आप हैं, अब अपने मम्मी पापा या बेटे इन सबको को एप्लीकेंट बना के आप क्या कर सकते हैं होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जनरली बैंकों में 70 ईयर की फिक्स की गई है। किसी किसी बैंक में 75 साल तक जाते हैं, किसी किसी बैंक में 65 साल तक जाते हैं। तो हर एक बैंक अपना अलग अलग अपनी रूल डिसाइड करती है कि हम मैक्सिमम एज यहां तक एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन उठा कि कंपनी ने कोई घर लिया है और डायरेक्टर को दिया है, या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, आपने घर लेके अपने डायरेक्टर या पार्टनर को दे दिया है, तो क्या वो हाउसिंग लोन में काउंट होगा। नेशनलाइज्ड बैंक कभी भी इसे हाउसिंग लोन में काउंट नहीं करेगी। हाँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या फिर कुछ एनबीएफसी हैं, वो इनको हाउसिंग लोन में काउंट कर लेती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाती है। अब दोस्तों आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली कुछ बैंकों में जो सबसे लोएस्ट है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अभी हाउसिंग लोन सबसे लोएस्ट है, 6.75% से शुरू हो जाती है। अगर आप लेडीज हैं और कुछ और कंडीशन फुलफिल होता है, अपने लेडीज के नाम से घर लिया है, तो 6.75% पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देती है। या इस तरीके से और भी बहुत सारे बैंक हैं।
तो जनरली 6.75 से 8% के बीच में हाउसिंग लोन वेरी करता है। ये कभी कभी 9% भी हो जाता है, किसी किसी एनबीएफसी के केस में कोई कोई 10% भी हो जाता है। बट दोस्तों यहीं पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं कि जब भी आप रेट डिसाइड करते हैं तो दो चीजें जरूर देखिए कि एक तो रेट आपको वेरिएबल नेचर का होना चाहिए। मतलब अब क्या है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट से लिंक लैंडिंग रेट शुरू की है, जिसमें जैसे जैसे आरबीआई का रेपो रेट कम या ज्यादा होगा, आपकी हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम या ज्यादा हो जाएगी। हालांकि दोस्तों बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, वो 6.75 या फिर 8% पे आपको लोन तो शुरुआती में दे देते हैं, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं कि हर एक साल बढ़ता रहेगा 10% से, या अपवर्ड रिवीजन करते रहेंगे। वो रेपो रेट से लिंक नहीं करते, किसी और चीज से लिंक कर देते हैं। तो आपको सैंक्शन लेटर को ध्यान से पढ़ना है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि मैंने 8% पे लोन लिया था और आज की डेट में कोई एनबीएफसी 16% चार्ज कर रही है। तो ऐसा नहीं कि आप एनबीएफसी पे क्लेम कर सकते हो या केस कर सकते हो कि तुमने गलत करा है। उनके सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि ये 8% एक साल के लिए रहेगा, उसके बाद फिर 10% अपवर्ड रिवीजन होगी, फिर 20% अपवर्ड रिवीजन होगी, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इंटरेस्ट पोर्शन को देखते हो। तो अगर आज के डेट में अगर देखो तो 6.75, 6.80 मान के चलते, 7% भी मान के चलते हैं, तो ये बहुत ही सस्ता होम लोन है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। क्योंकि इंडिया में कभी भी आपको 3 या 4% पे हाउसिंग लोन नहीं आएगी जैसा यूएस या यूके में होता है, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट कम देते हैं। अभी जनरली डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक आपको 5.5% या 6% दे रही है, तो 7% पे अगर आपको हाउसिंग लोन मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी डील है। और अभी के टाइम में जब कोरोना का टाइम अभी ओवर हुआ है, मार्केट अभी पिक नहीं किया है बहुत सारे सेक्टर में, तो आपको ये बेस्ट टाइम है। अगर कोई घर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वो कम रेट में भी मिल जाएगा और होम लोन भी आपको सस्ते में मिल जाएगा। कुछ जानकारी उनके लिए जिन्होंने पहले से होम लोन ले रखा है। देखिए पहले क्या होता था, एक MCLR का कॉन्सेप्ट था। ये एक इंटरेस्ट रेट डिराइव करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 5% मेरा खर्चा है कॉस्ट, और हम 2% इस पे प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 7% हो गई। हमने बोला कि खर्चा प्लस 2%, तो इसी खर्चा को एक टेक्निकल नाम दिया था MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब इतनी टेक्निकलिटी में आप क्यों जाना, मतलब पहले एक दूसरा रेट हुआ करता था, दूसरा तरीका था रेट डिसाइड करने का, जिसमें क्या करती थी बैंक अपना खर्चा पूरा निकालती थी। खर्चा निकालने के बाद बोलती थी ये तो मेरे हो गए खर्चे, इस पे लेंगे हम इतना प्रॉफिट और आपको हम देंगे ये होम लोन या फिर ये बिजनेस लोन। अब पिछले 2 साल से आरबीआई ने क्या करा है, अपना एक नया लेंडिंग रेट निकाला है। बोला कि ये यूनिफॉर्म होगा सारे बैंकों में, उसको बोलते हैं रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट, जिसको आप किसी किसी बैंक में EBLR समझते होंगे, कोई बैंक इसे RBLR के नाम से जानती है। आपको इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जानी, आपको बस ये देखना है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट से लिंक जो रेट है उसी रेट पे आपको हाउसिंग लोन लेनी है। अब पुराने वाले जो MCLR पे ले चुके हैं, अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स ज्यादा होगा और रेपो रेट वाले का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफकोर्स कम होगा। जनरली में दोनों में अंतर क्या है, जो MCLR वाला जो रेट था वो ईयरली आपका चेंज होता था। जैसे इस साल अगर 8% फिक्स हो गई तो ये एक साल के लिए 8% ही रहेगी। फिर अगले साल जो बैंक अपना कॉस्ट डिक्लेयर करेगी उसके बेसिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर अगले साल के लिए डिसाइड होगा। बट रेपो रेट लिंक्ड रेट में क्या है, इसमें जैसे जैसे जब जब रेपो रेट कम होगी आपके रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, वो 1 ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो MCLR वाले लोन है उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा ज्यादा होता है। जो पुराने हाउसिंग लोन ले चुके हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है, आप या तो ये जो MCLR है ना, इससे शिफ्ट कर लो अपने बैंक में जाके, बोलो कि मुझे EBLR में आने दो। उसके लिए हो सकता है वो कुछ चार्जेज लेंगे। अब वो चार्जेज जस्टिफाई कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा जो होम लोन के चार्जेज है। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, उनको बैंक को जाकर बोलिए कि भैया ये जो मेरा MCLR पे रेट चल रहा है ना, इसको EBLR में कन्वर्ट कर दो। दूसरा, आप किसी दूसरे बैंक को बोल सकते हैं कि ये जो लोन है ये टेक ओवर कर लो।
तो जब दूसरा बैंक उस लोन को टेक ओवर करेगी तो वो ईबीएलआर पे मतलब रेपो बेस्ड लिंक्ड रेट पे आपको होम लोन देगी। अभी एग्जिस्टिंग बैंक आपको एमसीएलआर पे दे रही होगी या बेस रेट पे दे रही होगी। बेस रेट भी एक तरीका था रेट कैलकुलेट करने का। ये सब ज्यादा रेट होते हैं, मतलब अगर इफेक्टिव देखें तो इन सब के इफेक्टिव रेट बहुत ज्यादा होते हैं, और जो रेपो बेस्ड लिंक रेट होता है उसकी जो रेट होती है वो कम होती है, जो पुराने हैं। अब मान लीजिए किसी बैंक ने बोला कि 50,000 रुपए लगेंगे कन्वर्ट करने में एमसीएलआर से ईबीएलआर में, तो आपको इतना क्या करना है, आप टेक ओवर के केस में अपनी कॉस्ट पूरी कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी टेक ओवर टोटल 25,000 में हो जाती है, वेल एंड गुड, हम क्यों आपसे एमसीएलआर से ईबीएलआर में कन्वर्ट करवाए, हम टेक ओवर करवा देंगे किसी दूसरी बैंक में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, थोड़ी सी फाइनेंशियल डिसीजन आपको खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके लेना पड़ेगा। एमसीएलआर या बेस रेट से ईबीएलआर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लेती है बैंक, और ये बेनिफिशियल ही होता है। टेक ओवर करवाएंगे उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, खर्चे के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब आप पूछेंगे कि पहले मेरा रेट चल रहा था 8% पे, आज चल रहा है 7% पे, तो क्या मेरी ईएमआई कम होगी या कैसे इसका इफेक्ट आएगा। दो चीजें हैं, एक आपकी ईएमआई वो कम कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आपकी ईएमआई वो कम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कम करेंगे, क्योंकि आज मान लीजिए रेपो रेट 4% पे है, आपको 7% पे होम लोन दे दिया, ठीक है, कल को रेपो रेट 4.5 हो जाए तो इसी तरीके से आपके हाउसिंग लोन के रेट बढ़ जाएंगे। तो आज के डेट में आपकी ईएमआई कम की, फिर जब कल रेपो रेट बढ़ जाएगा तो फिर उनको ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी। तो इतने झंझट पालने से अच्छा बैंक बोलती है आपकी ईएमआई वही रहेगी, आपके टेनर जो है वो फ्लक्चुएट होंगे। अब टेनर फ्लक्चुएट होंगे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आप 20 साल का हाउसिंग लोन लेते हैं, अपने 8% पे कोई हाउसिंग लोन लिया था 20 साल के लिए, अब वो रेट घट के 7% हो गई, तो आपकी जो लोन है वो 20 साल नहीं चलेगी, हो सकता है 18 साल में ही पे हो जाए। तो इस तरीके से आपको फायदा ही फायदा है। आप अगर एग्जिस्टिंग होम लोन होल्डर हैं तो आप या तो उसको टेक ओवर करवा लीजिए या फिर एमसीएलआर से ईबीएलआर में कन्वर्ट करवा लीजिए, बट कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। अब आप पूछेंगे कि होम लोन लेने में क्या क्या खर्चे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि होम लोन लेने में क्या खर्च आएगी प्लस टेक ओवर करने में इसके एडिशनल क्या खर्च आएगी। तो इस दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूं। देखिए, सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फी होती है। मोस्ट ऑफ द बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में एटलीस्ट प्रोसेसिंग फी आज के डेट में 0 है या नेग्लेजिबल है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 3 करोड़ का लोन लिया तो 15,000 की आपकी प्रोसेसिंग बनेगी, अगर नेशनलाइज्ड बैंक ले रही है तो। वैसे जनरली अभी नेशनलाइज्ड बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल भी 0 है। प्रोसेसिंग में ही एक और चार्जेस होती है, डेविएशन चार्जेस। अब ये आपको बैंक बता देगी कि आपके केस में डेविएशन चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। दूसरी बात देखिए, कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं ना बैंक में, तो बैंक उसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवाती है, जिसको आप लीगल रिपोर्ट बोलते हैं, टाइटल रिपोर्ट बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। तो इसके लिए लॉयर का खर्च आता है, जो जनरली वेरी करता है 5,000 से लेके 15,000, ऑलमोस्ट 20,000 तक के बीच में। उसके बाद एक आती है वैल्यूएशन चार्जेस। वैल्यूएशन चार्जेस, जब वैल्यूअर आपकी वैल्यू निकालते हैं उस प्रॉपर्टी की, तो उसकी चार्जेस लेते हैं, वो भी जनरली 5,000 से 20,000 के बीच में रेंज करती है। अब किसी किसी केस में क्या होता है, जो बड़े हाउसिंग लोन होते हैं उसमें 2 टाइटल रिपोर्ट बैंक लेती है अलग अलग लॉयर से, 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट लेती है अलग अलग लॉयर से। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी कितनी वैल्यूएशन होगी और कितने चार्जेस लगेंगे। उसके बाद एक जो मेजर खर्च है स्टैंप ड्यूटी का। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, तो वहां पे 0.20 से लेकर 0.40% तक स्टैंप ड्यूटी लगती है। बट अगर आप दिल्ली या और किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, इसके लिए आप अपना स्टेट का जो स्टैंप ड्यूटी एक्ट है उसको देख लीजिए कि होम लोन पे कितने का स्टैंप ड्यूटी लगता है। जनरली दिल्ली के लिए ये कुछ भी नहीं है, 200-250 रुपए होता है। 1,000 रुपए मान लीजिए, 1,000 रुपए दिल्ली के केस में। अगर मुंबई है तो 0.20 से 0.40% के बीच में लगेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं जो स्टैंप ड्यूटी है वो 1,000 रुपए से लेके 0.50% के बीच में लगता है। अब ये चीज स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां पे स्टैंप एक्ट में कितनी स्टैंप ड्यूटी बोली गई है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बैंक को देते हैं तो बैंक उसे मॉर्गेज करती है, तो मॉर्गेज के चार्जेस प्लस हाउसिंग लोन एग्रीमेंट के चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एडिशनल होंगे।
उसके बाद दोस्तों कुछ अदर चार्जेस लगते हैं, जैसे सरसाई के 500-600 रुपए ले लेती है बैंक, या फिर कुछ और भी चार्जेस, जैसे मान लीजिए सब रजिस्ट्रार के पास नोटिस देने हो तो उसके कुछ और चार्जेस ले लेती है। तो ये सारी कॉस्ट है। तो अगर आप किसी बैंक में जाए तो इन सब कॉस्ट के बारे में जरूर से जान लें, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कौन सा बैंक सच में बेहतर रेट आपको दे रहा है और कौन सा बैंक सिर्फ झूठ मूठ का आपको बोल रहा है कि हम बहुत बढ़िया रेट दे रहे हैं, लेकिन आपके ये चार्जेज इतने हाई कर दे रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्जेज इतने हाई कर दे रहे हैं कि आपकी जो रेट बेनिफिट है वो कट हो जा रही है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। अब अगर आप टेक ओवर करवा रहे हैं तो फोरक्लोजर चार्जेज कुछ बैंक लेती है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत सारी जो वेल नोन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेती, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि फोरक्लोजर चार्जेस हाउसिंग लोन के केस में नहीं लगेगा। बट एनबीएफसी है या फिर कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि फोरक्लोजर चार्जेस कितनी है, और उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसके चार्जेस आपको देखने पड़ेंगे कि क्या क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग बैंकर है वो लोन क्लोज करने के लिए क्या क्या चार्जेस लेगा। इन सब बातों का ध्यान में रख के आपको यह डिसीजन लेना होगा कि आप किस बैंक में जाएं। आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप एमसीएलआर से ईबीएलआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई टेक ओवर करवाना चाहते हैं उससे। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या अप्लाई करूं, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके लिए पूरी एक वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। बट मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, देखिए 4 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें लगेगी, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद एक होती है इनकम डॉक्यूमेंट। इनकम डॉक्यूमेंट में आपकी आईटीआर कंप्यूटेशन, अगर आप सैलरीड है तो 6 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, और अगर आप बिजनेसमैन है तो बैलेंस शीट, बिजनेस का बैलेंस शीट 3 साल का, ये सारी चीजें आपको लगेगी। उसके बाद फिर आती है अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में जो बैंक आपसे मांगेगी, जैसे सिविल में कोई लोन दिख रहा है उसके स्टेटमेंट मांग लेगी आपसे, लोन क्लोजर अगर आपने किया हुआ है तो लोन क्लोजर के सर्टिफिकेट मांग लेंगे। तो ये सारी चीजें अदर डॉक्यूमेंट होती है। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपको चेन ले जानी है, नक्शे ले जाने हैं, और पूरी की पूरी चेन, मतलब जो पीछे जितने ट्रांजेक्शन हुए 30 साल में कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो इन सबके जो पेपर्स हैं वो आपको बैंक में देने हैं। उसके बाद अगर आप टेक ओवर करवाना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आप ऑलरेडी बैंक में जमा कर चुके होंगे, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको उस बैंक से लेना है, फोरक्लोजर लेटर लेनी है और अकाउंट स्टेटमेंट लेनी है। ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, बट डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप मेरे लोन प्रोसेस की प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैंक चूज करें, तो मैंने आपको बता दिया कि यूनियन बैंक या फिर कुछ और बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि जब भी जाइए नेशनलाइज्ड बैंक के साथ जाइए। एनबीएफसी भूल के भी मत जाइएगा, क्योंकि एनबीएफसी में बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता है। अब आप बोलोगे कि नेशनलाइज्ड बैंक में आपको लोन ही नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये तो मैं जनरल उनके लिए बता रहा हूं जिनकी फाइल में दम है। अब आपकी फाइल में दम ही नहीं है, मान लीजिए आपकी सिविल खराब है, आपकी इनकम आपके अकाउंट में शो ही नहीं हो रही है, आपने आईटीआर ही नहीं फाइल की, तो मजबूरन आपको एनबीएफसी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सारे पेपर हैं तो मैं प्रेफर करूंगा किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए। बट जहां भी आप लीजिए वहां पे आप रिसर्च पहले जरूर कर लीजिए कि इस बैंक में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस बैंक में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी से आपका बेस बनता है पूरी ईएमआई की, और कैसे कैसे आपका लोन खत्म होगा उसका भी। दोस्तों मैंने होम लोन के लिए सारी पॉइंट कवर कर ली है, और आपके सारे क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था सबके जवाब भी दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।